जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी समूह के अस्तित्व को मतलब जीने के अधिकार को ही अवैध ठहरा दिया जाए। ये सोचना भी मुश्किल है। हाँ, और 1941 से 45 के बीच यही हुआ। एक सोची समझी ठंडी योजना के तहत 60 लाख से ज्यादा यहूदी, और सिर्फ यहूदी नहीं, लाखों और लोग भी। बिल्कुल, उन्हें निशाना बनाया गया, भूखा रखा गया, तड़पाया गया और मार डाला गया। आज हम इसी भयानक इतिहास के मतलब होलोकॉस्ट के कुछ अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। हमारा आधार है स्रोत होलोकॉस्ट, घृणा और विनाश की कहानी। जी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ, इसकी जड़ें कहाँ थी? देखिए, जनवरी 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। हाँ, नाजी पार्टी का मुखिया। जी। और उनकी एक विचारधारा थी नस्लीय शुद्धता की। वो मानते थे कि जर्मन लोग एक मास्टर रेस है। और इस कहानी में विलन कौन था? उनके हिसाब से सबसे बड़े दुश्मन थे यहूदी। उन पर तरह तरह के मतलब झूठे इल्जाम लगाए गए। जैसे कि भाई बैंक उनके कब्जे में है, मीडिया वो चलाते हैं, जर्मनी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ऐसी बातें। और फिर प्रोपेगेंडा, प्रचार। हाँ, जोर शोर से अखबार, फिल्में, यहाँ तक कि बच्चों की स्कूल की किताबों में भी नफरत भरी गई। उफ। और देखिए, ये नफरत सिर्फ बातों या प्रचार तक ही नहीं रुकी। सितंबर 1935 में वो कानून लाए गए, न्यूरेमबर्ग कानून। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण थे, है ना? बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्होंने यहूदियों को कानूनी तौर पर मतलब ऑफिशियली दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया। उनकी नागरिकता छीन ली। हाँ, जर्मन नागरिकता खत्म, और यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच शादी या किसी भी रिश्ते पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। तो जो भेदभाव पहले शायद समाज में था, बिल्कुल, अब उसे सरकार ने कानूनी ठप्पा लगा दिया, उन्हें कानूनी तौर पर हीन बना दिया गया। तो ये तो हुई कानूनी बात, लेकिन ये नफरत सड़कों पर कब उतरी? वो हिंसा वाला रूप कब सामने आया? वो दिन था 9 नवंबर 1938, क्रिस्टल नाइट, टूटे कांच की रात। नाम ही कितना भयानक है। हाँ, उस रात जर्मनी और ऑस्ट्रिया में नाजी गुंडों ने और उनके साथ भड़काई गई भीड़ ने यहूदी घरों पर, दुकानों पर, सिनेगॉग यानी उनके प्रार्थना घरों पर हमला बोल दिया। सब तहस नहस कर दिया होगा। शीशे तोड़े, इमारतें जला दी, और इतना ही नहीं, करीब 30,000 यहूदी मर्दों को पकड़कर कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में भेज दिया गया। 30,000 एक रात में? जी। इसीलिए क्रिस्टलनाcht सिर्फ एक रात की हिंसा नहीं थी, ये एक बड़ा मोड़ था, एक टर्निंग पॉइंट। कैसे? यहाँ पहली बार साफ हो गया कि सरकार अब सिर्फ भेदभाव नहीं करेगी, वो खुलेआम बड़े पैमाने पर हिंसा का इस्तेमाल करेगी। ये एक तरह का इशारा था यूरोप के यहूदियों के लिए आने वाले भयानक वक्त का संकेत। बिल्कुल, एक डरावना संकेत। और फिर हालात और बिगड़े जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। सितंबर 1939, जर्मनी का पोलैंड पर हमला। जी, इससे लाखों और यहूदी सीधे नाजी नियंत्रण में आ गए और उन्हें फिर उन घेट्टों में रहने को मजबूर किया गया। हाँ, शहरों के कुछ खास हिस्से जिनके चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाती थी, वार्सो घेटो, लुट्स घेटो, बड़े कुख्यात नाम हैं ये। वहाँ के हालात तो बहुत बुरे होंगे। बहुत ज्यादा, भुखमरी, बीमारियां, क्रूरता, हर महीने हजारों लोग वहीं दम तोड़ देते थे। यहाँ नाजियों का इरादा क्या था? सिर्फ अलग रखना? नहीं, अब इरादा बदल चुका था। यहाँ से साफ दिखता है कि वो सिर्फ अलग थलग करने से आगे बढ़ चुके थे। अब मकसद था पूरी तरह खत्म कर देना। पूरी तरह खत्म करना? हाँ, और ये तब और साफ हुआ जब 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया। तब उन्होंने बनाई इनसात्सगरुppen। ये क्या थी? खास टुकड़ियां। हाँ। विशेष हथियारी टुकड़ियां। इनका काम था सेना के पीछे चलना और यहूदियों, रोमा लोगों, राजनीतिक विरोधियों, जो भी इन्हें अवांछित लगता था, उन्हें ढूंढकर मौके पे ही गोली मार देना। मौके पर ही? जी। कई बार तो पूरे के पूरे गांव के गांव साफ कर दिए गए। हे भगवान, ये तो सिस्टमैटिक हो रहा था। और ये और भी ज्यादा सिस्टमैटिक हुआ जनवरी 1942 के बाद। बर्लिन के पास वॉन्सी में कॉन्फ्रेंस हुई। वॉन्सी कॉन्फ्रेंस मैंने सुना है। इससे अंतिम समाधान से जोड़ा जाता है? बिल्कुल, यहूदी प्रश्न का अंतिम समाधान, ये उसका ऑफिशियल एजेंडा था। सुनने में कितना ठंडा, कितना दफ्तरी लगता है ना? हाँ, जैसे कोई बिजनेस मीटिंग हो। लेकिन इसका मतलब था पूरे यूरोप के हर यहूदी को एक एक को योजना बनाकर मार डालने का खाका तैयार करना। और इसी के बाद वो बड़े बड़े मृत्यु शिविर बने। ऑश्विट्ज़, ट्रेबलिंका। जी, ऑश्विट्ज़, ट्रेबलिंका, सोबिबोर, बेल्जेक, मौत के कारखाने। लोगों को मवेशियों की तरह मालगाड़ियों में भरकर लाया जाता था और फिर वहाँ
पहुंचते ही परिवारों को अलग कर दिया जाता। ज्यादातर को तो सीधे गैस चेंबर भेज दिया जाता। जिन्हें शायद नहाने की जगह बताया जाता था। हाँ, धोखा देने के लिए। और फिर लाशों को बड़ी बड़ी भट्टियों, क्रेमेटोरियम में जला दिया जाता था। और वो चीजें जमा करने वाली बात, बाल, सोने के दांत। सोचिए जरा, मारे गए लोगों के बाल, उनके सोने के दांत, चश्मे, जूते सब जमा किया जाता था। हर चीज का इस्तेमाल। अकेले ऑश्विट्ज में ही 11 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 11 लाख, ये आंकड़े दिमाग सुन कर देते हैं। ये हत्या का एक औद्योगिक पैमाना था, इंडस्ट्रियल स्केल। इसमें कोई भावना नहीं थी, बस एक ठंडी परिकलित योजना थी, जैसा वांजी में तय हुआ। ये नौकरशाही द्वारा संचालित जनसंहार था। और ये सब कब रुका? युद्ध के आखिरी दौर में 1944-45 में, जब मित्र देशों की सेनाएं आगे बढ़ीं। अमेरिकन, ब्रिटिश, सोवियत सैनिक जब बर्गन-बेल्सन, ऑश्विट्ज जैसी जगहों पर पहुंचे, उन्होंने क्या देखा होगा? जो उन्होंने देखा वो बयान करना मुश्किल है। लाशों के ढेर, हड्डियों के ढेर, कुपोषण से कंकाल बन चुके जिंदा लोग। वो सैनिक सदमे में थे। मई 1945 तक तो यूरोप के लगभग 2/3 यहूदी मारे जा चुके थे। हाँ, हर 3 में से 2। युद्ध के बाद कुछ नाजी नेताओं पर न्यूरेमबर्ग में मुकदमे चले, मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए। लेकिन क्या वो न्याय काफी था? शायद नहीं। अपराध इतना बड़ा था कि कोई भी सजा कम लगती। लेकिन हाँ, उन मुकदमों और जो सबूत मिले थे मुक्ति के समय, वो तस्वीरें, गवाहियां, वो जूतों और सामानों के ढेर, वो हमें याद दिलाते हैं कि क्या हुआ था। उन्हें याद रखना ही सबसे जरूरी है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का, या कहें कि स्रोत का जो निचोड़ है, वो यही है कि हॉलोकॉस्ट कोई अचानक भड़का पागलपन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धीरे धीरे पनपी नफरत, डर और झूठ का नतीजा था, जिसे आम लोगों ने या तो अनदेखा किया या चुपचाप मान लिया। हाँ, और धीरे धीरे हत्या करना एक सामान्य सी रोजमर्रा की बात बन गई। भयानक। और स्रोत हमें आखिर में एक बहुत गंभीर सवाल के साथ छोड़ता है। क्या? कि देखिए, नरसंहार कभी भी सीधे गैस चैम्बर से शुरू नहीं होता। तो फिर? इसकी शुरुआत होती है शब्दों से, नफरत भरी बातों से, उस चुप्पी से जब आप अन्याय होता देखें और मुंह फेर लें। हाँ। तो सवाल ये है, अगर ऐसा इतिहास में एक बार हो चुका है इतने बड़े पैमाने पर, तो क्या ये दोबारा नहीं हो सकता? ये एक ऐसी चेतावनी है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जरूर सोचना चाहिए। इतिहास की यही सबसे बड़ी सीख है शायद।